हेलो गाइज, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बैराट सभ्यता की। कौन सी सभ्यता? बैराट। इससे पहले हम 3 सभ्यता पूर्ण कर चुके हैं और बैराट सभ्यता के बारे में हम एक स्लाइड पे इसकी पूरी जानकारी देंगे। और आप यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करेंगे बैराट सभ्यता। मित्रों, अपनी उपस्थिति जरूर दें, लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि प्रत्येक वीडियो ऐसे आते रहे। मित्रों, अगला जो वीडियो है वो 100 लोगों तक पहुंच चुका है और ये दूसरा वीडियो उसके बाद में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो हर दिन नया नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अब देखते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता के बारे में हम किस प्रकार से विवरण करेंगे कि इसकी खुदाई किस प्रकार से हुई, इसका खनन किस प्रकार से हुआ और आगे इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ। मित्रों, तो बात करेंगे बैराट। और बैराट के अंदर मित्रों ये बीती सभ्यता है, मतलब बैराट सभ्यता है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बीती चित्रण एवं शैली चित्रण के कारण इसको अन्य नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? प्राचीन युग की चित्रशाला। मित्रों, भित्ति चित्र और शैल चित्र होने के कारण इसको क्या कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला। ये ध्यान रखना, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं? बैराट सभ्यता को कहते हैं। यहाँ पर पत्थर ज़्यादा होने के कारण इसको पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी कालीन? पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, देखने को मिले थे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी मित्रों? विराटनगर। ये विराटनगर थी और अब ये इसका नाम क्या हो गया मित्रों? बैराट। तो ध्यान रखें कि मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम विराटनगर और उसी को हम अब क्या कहते हैं? बैराट कहते हैं। ये कौन से जिले में है मित्रों? कोटपुतली बहरोड। कौन से जिले में है मित्रों? कोटपुतली बहरोड। लेकिन बैराट पहले किस जिले में आती थी? जयपुर जिले में आती थी और जयपुर से अलग होकर के एक नया जिला बना कोटपुतली बहरोड। इसकी खोज की बात करें तो सन 1837 के अंदर खोजा गया है। मित्रों, बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कैप्टन बर्ट ने की थी। कैप्टन बर्ट ने की थी सन 1837 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब मित्रों, इसकी बात करें कि बैराट सभ्यता कौन सी नदी पर आई हुई है, तो ब से ब याद रखें। बैराट है बाणगंगा नदी के तट पर आई हुई। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी, और उसके किनारे पर ये उपस्थित स्थित है। तो बैराट सभ्यता है वो बाणगंगा के तट पर स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों, इसकी जब बात करेंगे हम बैराट सभ्यता की, तो हम देखेंगे कि इसकी खोज कब हुई है, फिर इसका प्रथम शिलालेख कब मिला, द्वितीय शिलालेख कब मिला, इसका विस्तृत अध्ययन कब किया और इसकी उत्खननकर्ता कौन थे और कब किया गया, और उसके बाद में निरंतर आगे इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसकी बात करेंगे। मित्रों, ध्यान रहे कि सन 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट नामक विद्वान ने इसकी खोज की। तो उस समय इसको एक शिलालेख मिला था, पत्थर का शिलालेख जिस पर लिखा हुआ था लेख, वो मिला था। उसे हम कहते हैं मौर्य सम्राट का प्रथम शिलालेख। क्या कहते हैं मित्रों? मौर्य सम्राट का प्रथम शिलालेख कब मिला? 1837 के अंदर, जब खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। इसी का नाम क्या था मित्रों? बाब्रू शिलालेख। बाब्रू शिलालेख प्रथम, ये ध्यान रखें। बाब्रू शिलालेख प्रथम कब मिला था? 1837 के अंदर। कहाँ से मिला था? बैराट से मिला था। और इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसकी खोज करता कौन है? कैप्टन बर्ट। ये जो मौर्य सम्राट का प्रथम शिलालेख है उसका नाम क्या है? बाब्रू शिलालेख प्रथम। और खोज स्थान कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, बैराट में एक जगह है बीजक की डूंगरी। कहाँ है? बीजक की डूंगरी। ये ध्यान रखें, डूंगरी का मतलब होता है पहाड़, पत्थर। तो ये विराटनगर में खोज गई या बैराट के अंदर खोज गई है। और वो स्थान कौन सा है? बीजक की डूंगरी। डूंगरी का मतलब पहाड़।
तो बीजक की डोंगरी। इसमें जो भाषा लिखी थी वो प्राकृत भाषा थी। मित्रों अब वर्तमान के अंदर भाषाओं का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, लेकिन ये जो विकास है वो पहले वाला है, प्राकृत भाषा इसमें लिखी हुई थी। और लिपि की बात करें तो यहाँ लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि। ये ध्यान रखना, भाषा प्राकृत और प के बाद में क्या आता है इसी लाइन में ब, तो भाषा में लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि। ये भी ध्यान रखें। और इसको संक लिपि भी कहते हैं। कौन सी लिपि मित्रों? संक लिपि। ये भी याद रखना, ब्राह्मणी लिपि का दूसरा नाम है संक लिपि। इस लेख लिखा था, 3 शब्द थे। इन जो भाब्रू शिलालेख है उसमें 3 शब्द लिखे हुए थे। उसमें क्या क्या शब्द थे? बुद्ध, संग और दम। ये 3 या सवाल, ये तीनों शब्द आपको याद रखना। सवाल में पूछा गया है कि बीजक की डोंगरी से भाब्रू शिलालेख मिला गया जो कि मौर्य सम्राट अशोक के काल का था, और उसमें 3 शब्द लिखे थे। कौन कौन से? बुद्ध, संग और दम। ये क्या संकेत देते हैं? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होना ये संकेत देते हैं। मतलब अशोक सम्राट था वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म के अंदर ये शब्द तीनों यूज किए जाते हैं, और ये तीनों शब्द लिखे हुए वहाँ थे। अब जो भाब्रू शिलालेख प्रथम है उसको सुरक्षित किया गया सन 1940 के अंदर। कब? 1940 के अंदर। कहाँ किया गया था? एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता संग्रहालय में। ये ध्यान रखना, कहाँ संग्रहित किया गया? कलकत्ता के अंदर। और उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और कलकत्ता में इसको सुरक्षित किया गया सन 1940 के अंदर। अब हम बात करेंगे आगे। ये था प्रथम शिलालेख। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले बेराट से खोजा गया जो शिलालेख है वो भाब्रू शिलालेख। कहाँ से खोजा गया? बीजक की डोंगरी से खोजा गया। किसने खोजा गया? कैप्टन बर्ड ने। और इसमें भाषा कौन सी थी? लिपि कौन सी थी? कितने शब्द थे? और ये शब्द क्या दर्शाते हैं? और कौन से संग्रहालय में इसको सुरक्षित किया गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों देखते हैं यहाँ मौर्य सम्राट का द्वितीय शिलालेख। ये तो प्रथम था, और मौर्य सम्राट का द्वितीय शिलालेख उसको अब ये 1871 और 72 के अंदर खोज करता था डॉक्टर कार्लाइन। कौन था? डॉक्टर कार्लाइन। और इसने इसका पुनर्निरीक्षण किया गया। एक शिलालेख मिलने के बाद में इसका पुनर्निरीक्षण किया गया वहाँ जा कर के, और उसको दूसरा शिलालेख मिला, और वो क्या था? मौर्य सम्राट का द्वितीय शिलालेख। और कहाँ से मिला? बेराट से मिला। अब की बात ध्यान रखें मित्रों, पहले थे बीजक की डोंगरी, अब की बात भीमसेन की डोंगरी। कौन सी डोंगरी मित्रों? भीमसेन की डोंगरी से मिला गया द्वितीय शिलालेख। इसमें भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। सेम भाषा दोनों में सेम है। लिपि भी ब्राह्मणी या संक लिपि। और इसमें जो लेख लिखा था वो दुष्पाठ्य था। क्या था? दुष्पाठ्य। इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ जो पढ़ा नहीं जा सके। जिसे पढ़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? दुष्पाठ्य। जिसके कारण, और इसका कारण क्या है क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि धूप और वर्षा और काल प्रभाव के कारण ये धुंधला हो गया था। क्या हो गया था? धुंधला, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। और इसकी फोटोकॉपी थी। ये किसकी फोटोकॉपी थी? ध्यान रखें, अशोक के रूपनाथ व सराम अभिलेखों की एक फोटोकॉपी थी। ये कोई दूसरा नया अभिलेख नहीं था, इन दोनों की क्या थी? फोटोकॉपी थी। तो मित्रों ध्यान रखें, 1871-72 के अंदर मौर्य सम्राट का द्वितीय शिलालेख मिला गया। किसको मिला? डॉक्टर कार्लाइन को मिला, जो कि पुनर्निरीक्षण करते समय मिला। कहाँ से मिला? भीमसेन की डोंगरी से। भाषा प्राकृत दोनों में सेम है, लिपि दोनों में सेम है, और इसमें 3 शब्द लिखे हुए मिले थे, लेकिन द्वितीय के अंदर लिखा हुआ मिला, लेकिन ऐसा लिखा हुआ जो पढ़ा नहीं जा रहा था। क्या कारण था नहीं पढ़ा जा रहा था? धूप के कारण, वर्षा के कारण और लंबे समय होने के कारण इसमें जो लिखा हुआ था वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये कोई नया अभिलेख नहीं था, ये अशोक के रूपनाथ एवं सराम अभिलेखों की क्या थी? फोटोकॉपी थी। ये मित्रों आपको ध्यान रखना है 1871 और 72 के अंदर। अब मित्रों आगे हम बात करेंगे 1910 निरंतर रूप से इसका विकास हुआ, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इनका विस्तृत अध्ययन किया गया। आपको कहे कि बेराट का विस्तृत अध्ययन कब किया गया? 1910 के अंदर। किसने किया?
डॉक्टर भंडारकर ने। तो ये ध्यान रखें, डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर ने किया गया। 1937 और 37 की बात करेंगे, ये 1910 और ये 1937 और 37। इसमें उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता थे। इसमें यहाँ भी इसने विस्तृत उत्खनन कार्य किया। 1837 और 37 के अंदर बैराट की डोंगरी का विस्तार, बैराट सभ्यता का विस्तार क्या किया? उत्खनन किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने। इसमें 4 स्थानों पर इसने उत्खनन कार्य किया। पहला बीजक की पहाड़ी, दूसरी भीमसेन की डोंगरी, तीसरी मोती डोंगरी और चौथा महादेव डोंगरी। ये चारों स्थान ध्यान रखना कि 1937 और 37 के अंदर दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता के किन स्थानों पर उत्खनन कार्य किया? तो ये 4 याद रखना, बीजक की डोंगरी, भीमसेन की डोंगरी, मोती डोंगरी और महादेव की डोंगरी, जहाँ पर इसने विस्तृत अध्ययन ये उत्खनन कार्य किया। उत्खनन सामग्री क्या क्या मिली है ना? 1937 के अंदर दयाराम साहनी ने इन चारों स्थानों पर क्या किया? उत्खनन कार्य किया। और इसमें क्या क्या सामग्री मिली ये आपको ध्यान रखना है। गोलाकार बौद्ध मंदिर मिले। क्या मिला? गोलाकार बौद्ध मंदिर। अशोक स्तंभ के टुकड़े मिले, मतलब ये मौर्य सम्राट अशोक का यहाँ पहले रहते थे और उसके क्या मिले? बौद्ध स्तंभ के टुकड़े। कुल मुद्रा 36 मिली, मतलब इन चारों स्थान से खोजकर्ता के बाद में टोटल कितनी ये मुद्रा मिली? 36। उसमें से पंचमारक चांदी के कितने थे? 8। ये ध्यान रखना, चांदी के कितने थे? 8। कौन सी? पंचमारक चांदी के। और इंडो ग्रीन या यूनानी शासकों की कितनी थी? 28। टोटल 36। और ये दोनों 36 में से 8 तो क्या है? पंचमारक चांदी की। इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की थी 28। और 28 में से, इनमें से मतलब 28 में से यूनानी राजा मिलेंडर अकेले की कितनी थी? 16। ये भी पूछा गया कई बार, मिलेंडर की कितनी सिक्के थे? 16। ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में मित्रों यहाँ ध्यान रखना, बैराट के चारों ओर पत्थर की प्रचुरता थी, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बैराट के चारों ओर पत्थर थे। उनके बावजूद भी या भवन, मंदिर, मठ, स्तूप आदि के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखना। और इसके बनावट कैसे थी? मोहनजोदड़ो के ईंटों के समान इसकी बनावट थी। ये ध्यान रखना। तो बैराट के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद भी या भवन, मंदिर, मठ, स्तूप आदि के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ जो ईंटों प्रयोग की गई है वो किसकी थी? मोहनजोदड़ो के समान ईंटों की आकार आकृति थी। ये भी आपको ध्यान रखना कि यहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर होने के बाद में भी, प्रस्तर पाषाण होने के बाद में भी प्रयोग इसका किया गया ईंटों का। और ईंट की आकृति और आकार कैसा था? मोहनजोदड़ो जो हम पढ़ते हैं हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता, उसमें जिस ईंटों का प्रयोग किया गया था उसी ईंटों के समान यहाँ प्रयोग किया गया था। उसके बाद में 1962 और 63 की बात करेंगे। 2 वैज्ञानिकों ने खोजकर्ता की, एक तो नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। सवाल कैसा पूछा जाएगा मित्रों? इन चारों में से आपको दे दिए जाएंगे और एक दूसरा उत्खननकर्ता देंगे और फिर कहेंगे बैराट सभ्यता से संबंधित कौन से उत्खननकर्ता नहीं है। तो आपको पहचान में आना चाहिए सबसे पहले कैप्टन बर्ट, उसके बाद में डॉक्टर कॉरलाइन और डी.आर. भंडारकर, दयाराम साहनी और नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। ये ध्यान आपको होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे 1999, वहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी का उत्खनन किया गया। कौन सी पहाड़ी? बिज्जक की पहाड़ी। ये ध्यान रखें, यहाँ 4 पहाड़ी मैंने लिखी पहले भी, बिज्जक की पहाड़ी, भीमसेन की डोंगरी, मोती डोंगरी और महादेव डोंगरी। अभी बिज्जक की पहाड़ी उत्खनन कार्य अशोककालीन अवशेष मिले। क्या मिले? अशोककालीन अवशेष मिले और मिट्टी की कुछ सामग्री मिली जो मैंने अलग अलग यहाँ दर्शा दिया। गोल बौद्ध मंदिर मिले, अशोक स्तूप मिले, बौद्ध मठ मिले, बौद्ध मठ जिसको हम कहते हैं बौद्ध विहार। यदि आपको कहे बौद्ध मठ या बौद्ध विहार, दोनों सेम बात है। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन की बात करें तो पूजा का पात्र मिला, थालियाँ मिली,
लोटे मिले और मटके गड़े जो कि अलंकृत थे, यहाँ पर आकृति या डिजाइन की हुई थी। खप्पर मिले और कुंडिया मिली, मिट्टी की बनी हुई कुंडिया मिली है। ध्यान रखें जो कि दीन यान संप्रदाय से संबंधित थे, मतलब यह अशोककालीन अवशेष जो थे वो किससे थे, दीन यान संप्रदाय से संबंधित है। ये ध्यान रखें, अंडरलाइन कर लो मित्रों। कौन सी संप्रदाय से ये अशोककालीन अवशेष मिले हैं, दीन यान संप्रदाय से संबंधित। यहाँ लोहे और तांबे की कोई आकृति आपको नहीं मिली गई है। समझ में आ गया होगा कि बैराट के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या थे, पत्थर, और बाकी क्या थे, मिट्टी। तो मिट्टी और पत्थरों से निर्मित आकृतियाँ मिली, या लोहे और तांबे से कोई भी आकृति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। न तो तांबा मिला है न लोहा मिला है, ये भी आपको ध्यान रखें। यहाँ से लोहे व तांबा की कलाकृतियाँ नहीं मिली। इतना समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी 634 ईस्वी में हैंगचान कहाँ आए थे, विराट या बैराट आए थे, और वहाँ पर बौद्ध मठों की संख्या इसने बताई है। वो कितनी बताई है मित्रों, 8 बताई है। ये ध्यान रखें, बौद्ध मठों की संख्या हैंगचान के अनुसार कितनी थी, 8। सवाल कई बार पूछा गया है। हैंगचान के अनुसार विराट नगर जिसको कहते हैं बैराट में भेड़ और बेल प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे, बेल और, यहाँ भेड़ और बेल प्रसिद्ध थे। उसके बाद में ये भी याद रखना है कि जयपुर के शासक कौन थे, सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। स्वर्ण मतलब सोने की मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। एक कुंडी प्राप्त हुई है चांदी की, और जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। मतलब भगवान बुद्ध की क्या थी, अस्थियाँ थी, हड्डियाँ थी। और ये सभी अवशेष मौर्यकालीन थे। आपको पता है मौर्यकालीन अशोक के बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि हुन आक्रमण मिहिर कुल, ये ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कि हुन का आक्रमण मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। बैराट को समाप्त करने का काम किसने किया था, तो ये ध्यान रखना, हुन के राजा आक्रमणकारी थे, उसका नाम था मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंसकारी किया, उसको नष्ट किया। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैराट का मुगल दरवाजा, कौन सा दरवाजा मित्रों, मुगल दरवाजा, और बादशाह मुगल बादशाह कौन थे, अकबर। तो बैराट का मुगल दरवाजा है जो वर्तमान में स्थित है, उसका निर्माण किसने किया था, तो मुगल बादशाह अकबर। और इसके प्रधान सेनापति थे राजा मान सिंह। कौन थे मित्रों, राजा मान सिंह। यहाँ राम सिंह है और यहाँ क्या है, मान सिंह है, जो कि चित्रकाल, उस काल का भवन निर्माण कला और चित्रकला का सुंदर उदाहरण है। मतलब वर्तमान में जो बैराट के मुगल दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था, मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। और इसकी चित्रकला और निर्माण कला बहुत अति सुंदर है, जो देखने योग्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना कि जयपुर के शासक सवाई राम सिंह के समय एक मंजूषा प्राप्त हुई है, उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको किस प्रकार से याद रखना है, वापस मैं कह रहा हूँ कि ये बैराट है, इसकी खोज किस प्रकार से हुई, और इस सन को याद रखना 1837, 71, 72, 1910, 1937, 37, 1962, 63 और 1999। ये जो इम्पोर्टेंट बातें बताइए वो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताएं वो भी याद रखना। क्लास कैसी लगी मित्रों, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।